हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय प्रशासन से संबंधित है और जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन का विकास। भारतीय प्रशासन का विकास बहुत प्राचीन काल से माना जाता है। यहाँ तक कि हम अगर ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें भारतीय प्रशासन के दर्शन होते हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उसके पश्चात भी हमें महाकाव्य काल इत्यादि में भारतीय प्रशासन के दर्शन मिलते हैं। किंतु व्यवस्थित रूप से कौटिल्य के द्वारा भारतीय प्रशासन पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए गए और अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा विस्तृत रूप से भारतीय प्रशासन का विवेचन किया गया है, भारतीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। कौटिल्य या चाणक्य के बारे में हमें बौद्ध, जैन और अन्य ग्रंथों से विवरण प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है वो एक उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है और अर्थशास्त्र का काल जो है वो विद्वान ये मानते हैं कि चौथी अथवा तीसरी सदी ईसा पूर्व की ये रचना है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया था और वो स्वयं चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था, इसलिए उसको ये मौका मिला कि वो अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य और उसके शासन को अपने विचारों के अनुकूल ढालने में सफल रहा और यही कारण था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला का व्यवहारिक ग्रंथ माना जाता है और ये अनुभूति मूलक जो ग्रंथ है, अनुभूति मूलक विचार जो हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। इसलिए ये प्रशासन की व्यवहारिक समस्याओं पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें सिद्धांत की अपेक्षा शासन कला और प्रशासन की व्यवहारिक समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें राजा, मंत्री, अमात्यों की नियुक्ति और कार्य और उनके उत्तरदायित्व आदि सभी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों का विस्तृत विवेचन किया गया है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र में राज्य में कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था इत्यादि का भी विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को प्रधानता प्रदान की गई है, अर्थात धर्म और राजनीति का कौटिल्य ने पृथक्करण कर दिया है। अर्थात कौटिल्य का मानना यह है कि धर्म गुरुओं को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि जो राज्य का प्रधान होता है राजा, उसे ही समस्त अधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि एक राज्य सुदृढ़ राज्य बन सके। इसलिए कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो यथार्थवादिता के बहुत करीब है और इस ग्रंथ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा बनाया गया माना जाता है, क्योंकि जो कौटिल्य ने निष्कर्ष निकाले हैं वो अपने विवेक पर आधारित हैं, उसकी जो अनुभव हैं, उसके अनुभव हैं उस पर आधारित माने जाते हैं। कौटिल्य ने राज्य से के संबंध में सप्तांग थ्योरी का सिद्धांत या सप्तांग सिद्धांत दिया है, वो आज भी समीचीन प्रतीत होता है। सप्तांग सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि राज्य को एक शरीर के समान माना जाता है। जिस प्रकार शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं। ये अंग एक दूसरे के साथ में मिलकर कार्य करते हैं। ये अंग राज्य की प्रकृति कहलाते हैं। कौटिल्य ने 7 प्रकृतियों से को राज्य के अनिवार्य अंग माना है और ये 7 प्रकृतियां या 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्वामी को राज्य का अधिपति माना है। उसने माना है कि उस राजा में जो राज्य का स्वामी है उसमें संप्रभुता का निवास होता है। स्वामी के स्वभाव पर ही प्रकृतियों का स्वभाव निर्भर करता है, इसलिए स्वामी का स्वभाव
राज्य के अनुकूल, राज्य के विकास के अनुकूल होना चाहिए, ताकि अन्य प्रकृतियां भी उसी प्रकार राज्य के विकास के दिशा में ही कार्य कर सकें। अमात्य के संदर्भ में अर्थशास्त्र में राज्य के उच्च पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अमात्य कहा गया है। जनपद से संबंध से तात्पर्य है, जनपद से कौटिल्य का तात्पर्य ये था कि जन का मतलब है लोग और भूमि अर्थात निवासी या प्रदेश का बोध होता है। दुर्ग से तात्पर्य था कोष और सेना की रक्षा जहाँ होती है वो दुर्ग कहलाता है, चारों तरफ से जिसको सुरक्षित किया जाता है, ताकि राज्य का जो कोष है और राजा की जो सेना है वो सुरक्षित रह सके। कोष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राज्य की गतिविधियों का आधार होता है। बिना कोष या धन के कोई भी राज्य भली भांति विकास नहीं कर सकता है, या ये कहें कि राज्य का अस्तित्व भी कायम नहीं रह सकता है बिना कोष के। दंड अथवा सेना अथवा बल से तात्पर्य है कि कोई भी राष्ट्र का निर्माण एक सुदृढ़ सेना से ही हो सकता है। जो राज्य बलशाली होता है वो ही राज्य अस्तित्व में रहता है, अन्यथा वो राज्य नष्ट हो जाता है। अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र की जो राज्य है उसकी अंतिम प्रकृति महत्वपूर्ण जो है वो है मित्र। अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध की स्थिति में मित्र अर्थात मित्र राज्य की आवश्यकता को कौटिल्य ने बहुत अनिवार्य माना है, इसलिए उसने राज्य के 7 अंगों में मित्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मौर्य काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस राजनीतिक व्यवस्था में एकता का प्रदर्शन हुआ और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक बहुत शक्तिशाली और अद्भुत प्रशासनिक व्यवस्था का स्वामी था और प्रधानमंत्री चाणक्य भी उतनी ही योग्यता और अद्भुत गुणों का स्वामी था। यानी ये राजा और प्रधानमंत्री दोनों ही विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्ति थे और इसलिए उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जैसे महान साहित्य की रचना की। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजतंत्र में राजा को न्यायप्रिय होने के लिए कहा है, महत्वपूर्ण माना है। राजा को गुणी, पराक्रमी और वीर और बुद्धिमान होना आवश्यक है, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को न्यायप्रिय आचरण करना चाहिए ताकि प्रजा उसके राजा के व्यवहार का अगर अनुसरण करे तो प्रजा भी न्यायप्रिय हो। कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 10 और 20 के बीच में सर्वोत्तम मानी है। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो विशिष्ट विषय के कार्य की देखरेख करते हैं। राज्य में शांति, कानून व्यवस्था, विदेशी आक्रमण जैसे विषयों को राजा खुद देखता है, लेकिन इन विषयों पर वो मंत्री परिषद और उच्च अधिकारियों की सलाह जरूर लेता है। राजा का दायित्व होता है कि वो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करे, राजदूतों को दूसरे राज्यों में भेजे, राजदूतों से परामर्श करे और राज्य को राजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वो सर्वोच्च न्यायपति के रूप में न्याय का कार्य करे। कौटिल्य ने ये माना है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो बुद्धिमान होने चाहिए, वीर होने चाहिए, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए, तभी एक राजा बहुत अच्छे शासन संचालन कर सकता है। अगर ये मंत्री अगर इस तरह के गुणों से युक्त नहीं होते हैं तो राजा कार्यों का संचालन अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो उसके आँख, नाक और कान के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए कौटिल्य ने प्रदेशों को कुछ भागों में विभाजित किया है और मौर्य साम्राज्य के समय में 6 प्रांतों में, जिन्हें चक्र कहा गया,
राज्य विभाजित था और प्रत्येक चक्र अनेक मंडलों में विभाजित होता था। मंडल का प्रधान जो है वो महामात्य कहलाता था। जनपद जो थे वो अनेक नगरों में विभक्त थे और उन नगरों में नगर पालिकाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक जो होता था वो ग्रामवासियों के द्वारा चुना हुआ होता था और वो ग्रामिक ग्राम सभा की अध्यक्षता करता था। आज भी हमें जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ पर जो विद्यमान है वो हमें यही स्वरूप देखने को मिलता है। ये जो ग्राम शासन है ये ग्राम अपने मामलों में स्वतंत्र हुआ करते थे और राजा इन गांवों की व्यवस्था में बहुत ही न्यूनतम हस्तक्षेप करता था। कहना हम ये कह सकते हैं कि हर गांव उस समय स्वशासित हुआ करता था। इसी तरह से गांव के साथ साथ नगर व्यवस्था भी मौर्य काल में या चाणक्य के समय में बहुत ही सुव्यवस्थित थी। नगर का जो प्रधान होता था वो नागरिक कहलाता था और उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वो नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। गांव और नगर दोनों को बहुत साफ सुथरा रखा जाता था और उन ग्रामिक और नागरिक की जिम्मेदारी होती थी कि वो ग्राम और नगर की महत्वपूर्ण जितनी भी समय जो भी चीज़ें थी उन महत्वपूर्ण जो भी व्यवस्था थी उनकी जिम्मेदारी ग्रामिक और नागरिक को लेनी होती थी। प्रशासनिक व्यवस्था कौटिल्य ने इतनी चुस्त और दुरुस्त बनाई थी कि ऐसा कहा जाता है कि उस समय घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे और जो अपराध की घटनाएं थीं जैसे चोरी, डकैती, अपहरण इत्यादि की घटनाएं लगभग न के बराबर थी और इसका प्रमुख कारण ये था कि दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी और इसी के कारण राज्य में शांति और व्यवस्था कायम थी क्योंकि लोग कठोर दंड से डरते थे। कौटिल्य ने शासन की एक संपूर्ण प्रणाली का इस तरह से विकास कर लिया था और हम ये कह सकते हैं कि इस शासन प्रणाली को आज भी उसी तरह से लागू किया जा सकता है और उसके माध्यम से सुव्यवस्था का निर्माण भी किया जा सकता है। कौटिल्य के समय में नौकरशाही व्यवस्था भी पनप चुकी थी और राजस्व प्रशासन बहुत ही सुव्यवस्थित था। राजा को अपने कोष पर नियंत्रण रखने के लिए कई प्रकार के अधिकारियों की कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी और ये अधिकारी और कर्मचारी कई प्रकार के जो कर जनता पर लगाए जाते थे उनकी उगाही करते थे और इस उगाही में भी नियम और कानून से कार्य लिया जाता था। उदारता और ईमानदारी बरती जाती थी, कर वसूली की जाती थी। सर्वोच्च राजस्व अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था और शासन में हालांकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी जो कि स्वाभाविक भी था क्योंकि उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी और ये जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी ये शासन के विभिन्न अंगों, सेना, राजस्व, पुलिस आदि के क्षेत्र में दिखाई देती थी। लेकिन फिर भी प्रशासन बहुत ही प्रबल, सुसंगठित था, सक्षम था, सुव्यवस्थित था और सुनियोजित था और जो नौकरशाही थी वो भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी और इसी कारण से वहाँ पर जो शांति और व्यवस्था थी उस शांति और व्यवस्था की जो तत्कालीन लेखक हुए हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की है। कौटिल्य के समय में भी धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद को पसंद नहीं किया जाता था और सेना के द्वारा उसको कुचलने की व्यवस्था थी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि लोक कल्याणकारी राज्य के दर्शन भी हमें कौटिल्य के समय में होते हैं क्योंकि ज़रूरतमंदों को, जैसे विकलांग हैं, वृद्ध हैं, विधवाएं हैं, निर्धन लोग हैं, इन लोगों की मदद के लिए राज्य हमेशा
आगे आते थे और इन लोगों के कल्याण के लिए राजा के द्वारा कार्य किए जाते थे। यही नहीं, उस समय बाढ़, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं से अगर जनता त्रस्त हो जाती थी तो राज्य उसका डट कर सामना करता था और जनता की मदद करता था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे कौटिल्य ने एक बहुत अच्छी शासन व्यवस्था विकसित कर ली थी उस समय में। न सिर्फ उसने इस अपनी जो सोच थी उसको धरातल पर उतारा था और इसी के बल पे उसने राज्य में शांति, समृद्धि, खुशहाली और एक अच्छे वातावरण का निर्माण उस समय देखने को मिलता है। तो कौटिल्य का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उसने जिस प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को उसने अपने समय में उसको व्यवहार में भी लाए और आज भी हमें उसके दर्शन हमारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इसलिए कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र में वर्णित जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी संदर्भ हैं प्रशासन से संबंधित, वो आज भी भारतीय प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।